जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर 2 के साथ आज हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव या बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, ये डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे और ये डेरिवेशन अक्सर आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ इस समय 9th, 10th, 11th, 12 यानी जितने भी एकेडमिक क्लासेस हैं सभी एकेडमिक न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं और जिसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच चल रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये सब वाराणसी की टॉप टीम यहाँ उपस्थित है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने हर सब्जेक्ट के आप अच्छे जानकार बने तो तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। चलिए हम मान लेते हैं कि बिंदु O पर देखें, यहां हम बिंदु O मान लेते हैं। माना कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश रखा गया है। इस और एक बात ध्यान में रखना है, यह आवेश ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो K है और इसके आसपास कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ये जो आवेश है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि जब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है, हम आपको लेक्चर 1 में वैद्युत विभव के डिफिनेशन बताए थे और आपको बताया गया था कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां हम टेम्परेरी लिख दे रहे हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर का वैद्युत विभव कहते हैं। यानी हमने क्या माना था, ये भी जरा एक बार मैं रिपीट कर दूं। माना कोई बिंदु O है जहां प्लस Q कूलाम का आवेश रखा गया है और यह आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें परीक्षण आवेश को अनंत से लाना होगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, परीक्षण आवेश को अनंत से लाना है तो अनंत का मतलब इतनी अधिक दूरी जहां हम पहुंच न सकें। तो प्रश्न ये उठता है कि अनंत इतना अधिक दूर होगा जहां हम पहुंच न सकें तो उसको हम लेकर के आएंगे कैसे। तो इसके लिए विज्ञान ने एक नया तरीका निकाला कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो हम क्यों ना इस बिंदु P से ही परीक्षण आवेश को अनंत पर फेंक दिया जाए, उल्टी क्रिया कर दी जाए। भाई परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा, अगर परीक्षण आवेश को बिंदु P से अनंत पर ले जाएंगे तो आपको इतना ही कार्य करना पड़ेगा।
तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए परीक्षण आवेश को हम बिंदु P से ही अनंत पर फेंक दे रहे हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम ये मान लेते हैं कि बिंदु P से अनंत को मिलाने वाली ये कोई रेखा है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु P से अनंत को मिलाने वाली कोई रेखा है और इसी रेखा पर कोई बिंदु B है। इसी रेखा पर कोई बिंदु B है जहां परीक्षण आवेश, ध्यान से समझ लीजिए, परीक्षण आवेश तो हमें बिंदु P पर रख करके किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अब परीक्षण आवेश को अगर हम अनंत से लाएं तो अनंत से लाएंगे तो वो B से होकर के गुजरेगा। B से सपोज कीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बिंदु C पर आता है और C से चल करके फिर P पर आएगा। तो ध्यान में रखे रहिएगा, परीक्षण आवेश को अगर हम अनंत से लेकर के आएंगे तो वह B पर आएगा, B से C पर आएगा, C के बाद P पर आएगा। और या तो परीक्षण आवेश को हम P से फेंक दें तो P से C पर जाएगा, C से B पर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जिस समय परीक्षण आवेश बिंदु B पर था, हम सपोज कर लेते हैं, जिस समय परीक्षण आवेश बिंदु B पर था उस समय ये जो प्लस Q कूलाम का आवेश था, प्लस Q कूलाम के आवेश से बिंदु B की जो दूरी थी, यहां ध्यान दीजिए, O से B के बीच की जो दूरी थी, हम मान लेते हैं कि यह दूरी x मीटर थी। x मीटर हम सपोज कर लेते हैं। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो एक आवेश प्लस Q कूलाम का आवेश यहाँ है और यहाँ परीक्षण आवेश है। नॉर्मली परीक्षण आवेश को हम धन आवेश ही मानते हैं। ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम धन आवेश ही मानते हैं। कभी कभार हमने कहा था कि ऋण आवेश मान करके इसकी गणना की जा सकती है। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, तो जब एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल x है और बिंदु P पर जो है हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक आवेश यहाँ, दूसरा आवेश यहाँ, इन दोनों के बीच कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर दोनों आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, विपरीत होंगे तो आकर्षण का बल लगेगा। हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल है वो F है। अब हम लोग कूलाम के नियम को अप्लाई करेंगे। तो कूलाम का नियम आपको मालूम है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 1 अपान, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मालूम है। अब यहीं पर हम Q1 के जगह पे Q रख देंगे, Q2 के जगह पे Q0 रख देंगे, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तत्काल में x है, यानी अभी हमने x माना है तो रखते हैं हम यहाँ F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q1 के जगह पे Q होगा, Q2 के जगह पर Q0 होगा, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो x होगी। ये हो गया आपका x स्क्वायर। यानी जब परीक्षण आवेश बिंदु B पे होगा और बिंदु आवेश बिंदु O पर होगा तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है उसकी हम लोग गणना कर लिए हैं। अब जरा हम लोग ये देखें, सपोज कीजिए हम ये मान लेते हैं ना कि यहां से बिंदु B से बिंदु C के बीच की दूरी अल्पांश दूरी dx है, मान लेते हैं। बिंदु B से बिंदु C के बीच की दूरी स्मॉल दूरी dx। और जरा ध्यान सुनिए, हमें करना क्या था, परीक्षण आवेश को अनंत से लाना था।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से नहीं बल्कि बिंदु P से ही हम अनंत पर फेंक रहे हैं। यानी फेंकने की जो क्रिया है विपरीत हो रही है, इसलिए ये जो विस्थापन है ये विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। और आपको मालूम है हम ज्ञात करना चाहते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया गया, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। विस्थापन जो होता है सदिश राशि होती है, दिशा विपरीत हो जाएगी तो चिन्ह जो है ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब हम यह मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया जाने वाला जो कार्य है ये W है। और जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर हम कार्य W की वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पर F की वैल्यू रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो जाएगा आपका Q0/x²। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रख देंगे dx। तो देखें dx रखेंगे लेकिन दिशा विपरीत थी, तो दिशा विपरीत थी इसलिए हम यहाँ पर माइनस रख दे रहे हैं और यहाँ पर dx, यानी है तो माइनस dx लेकिन इस माइनस को हम पहले लिख दे रहे हैं। तो अभी देखें हमने आपको बताया था कि समाकलन के मेथड में करते क्या हैं कि सपोज कीजिए परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कुल कार्य की गणना करनी है। तो हमने आपको बताया था कि छोटे से कार्य की गणना कर लिया जाए और छोटे से कार्य की गणना करके फिर उसका समाकलन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किया गया कुल कार्य कितना है। तो अब देखें, अब हम लोग किया गया कुल कार्य देखेंगे। तो अगर किया गया कुल कार्य ये स्मॉल w था, स्मॉल w हमने माना था कि B से C तक लाने में किया गया कार्य था। अब हमको संपूर्ण कार्य निकालना है, तो संपूर्ण कार्य हम मान लेते हैं कैपिटल W है। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया जो संपूर्ण कार्य है ये कैपिटल W है। अच्छा, अब हम लोग समाकलन निकालेंगे। तो समाकलन निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट का न तो अवकलन निकालते हैं न ही समाकलन निकालते हैं। कांस्टेंट जैसे होता है वैसे ही रह जाता है और शेष जो राशि होती है उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो चले यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। तो अब यहाँ पर हम माइनस और जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया Q0। और देखें अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² dx। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो परीक्षण आवेश को लाना था आवेश से स्मॉल r दूरी पर, और कहां से लाना था, अनंत से लाना था। तो अनंत से लाना था तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और स्मॉल r दूरी पर लाना था तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट जो होगा वो स्मॉल r हो जाएगा। अब इसके बाद चले हम लोग समाकलन देखते हैं। तो समाकलन ज्ञात किया जाएगा। देखें फार्मूला हमने आपको बताया था समाकलन के लिए कि इंटीग्रेशन x⁴n dx, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे समाकलन में। तो x का पावर n का अगर हमको समाकलन करना होता है ना, तो इसका फार्मूला होता है x⁴n+1/n+1, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये 1/x² है। ध्यान दीजिएगा 1/x² है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² को हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो x² को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² dx हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं x⁻n और n की वैल्यू -2 हो गई।
तो अब देखिए जब n की वैल्यू -2 हो गई तो हम यहाँ पर जो है इसी फार्मूले का हम प्रयोग कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, x टू दी पावर -2, n की वैल्यू -2 है, x टू दी पावर n का फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2 + 1 अपान -2 + 1, यानी ये हो जाएगा x टू दी पावर -1 अपान -1, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस यही रहने देते हैं और x इनवर्स को 1 अपान x कर दे रहे हैं। तो याद रखे रहिए आप अच्छी तरह से कि 1 अपान x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे। आगे चल करके जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ये कैसे होता है, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लीजिए कि 1 अपान x स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन -1 अपान x हो जाता है। चलिए अब हम आगे यहाँ बढ़ रहे हैं, तो अब यहां हो जाएगा, देखें w = -1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया आपका q0, और 1 अपान x स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन ले लिया तो ये हो गया -1 अपान x, लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम यहाँ रख देंगे। तो लोअर लिमिट जो है इनफाइनाइट है और अपर लिमिट r है। ये निश्चित समाकलन में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फिर इसको हम लिख रहे हैं। अब देखिए एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा w = 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो जाएगा आपका q0। और देखिए यहाँ पर अब हम निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका मेथड ये है कि x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं और माइनस करके x के जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मैथ सेकंड पेपर शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही हम लोगों को समाकलन, और समाकलन के बाद यानी इंटीग्रेशन, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल हम लोगों को पढ़ना है, निश्चित समाकलन पढ़ना है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, 1 अपान x के जगह पे r हो जाएगा और फिर माइनस करके 1 अपान x के जगह पे इनफाइनाइट हो जाएगा। ये निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर देख रहे हैं क्या है। इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा, जब कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। अब चलें आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ आगे देखते हैं w हो गया ये आपका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया आपका q0। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपान r, और माइनस जानते हैं ना, किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है, याद रखे रहिएगा। कोई भी संख्या हो, उस संख्या में अगर 0 से हम डिवाइड करते, 0 से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो इनफाइनाइट आती है, और किसी भी संख्या को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं ना तो उसकी वैल्यू 0 आती है। हमेशा यह ध्यान में रखे रहिएगा। तो यहाँ 1 अपान इनफाइनाइट है, 1 को हमने इनफाइनाइट से डिवाइड किया, तो 1 को इनफाइनाइट से हमने डिवाइड किया तो ये 0 हो जाएगा। और इस प्रकार ये हो गया w = 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर q0 अपान r। तो जानते हैं ये क्या निकला है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु P तक लाने में कुल कितना कार्य करना पड़ा था, ये हमने कार्य ज्ञात किया। और हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। तो वैद्युत विभव भी इक्वल टू, हमको मालूम है W/Q0 होता है, वैद्युत विभव के लिए हमने ये फार्मूला बताया था। तो इस प्रकार भी इक्वल टू W की वैल्यू हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो ये है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये q0 अपान r, ये तो W की वैल्यू है, और अपान हो जाएगा q0। देखिए ये q0 है तो q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q/R। तो याद रखे रहिए, यह बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब जरा ये आप ध्यान में रख लें कि अगर आवेश के चारों तरफ का माध्यम, आवेश के चारों तरफ का माध्यम तो ऐसा माध्यम था जिसका परावैद्युतांक K था। अब आवेश के चारों तरफ का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो जाए, तो वायु अथवा निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। अब हम यहाँ पे रख देते हैं K के जगह पे 1, तो V = हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/R। ये वैद्युत विभव के लिए फार्मूला मिल गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू हमको मालूम है, और ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो V = 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा Q/R। तो इस फार्मूले को आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V = ये 9 × 10⁹ Q/R होता है। अगर हमें Q की वैल्यू मालूम है, Q का मतलब वह बिंदु आवेश जिसके कारण हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अगर हमको Q की वैल्यू ज्ञात हो और R का मान ज्ञात हो, R का मतलब उस आवेश से कितनी दूरी पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो अगर Q और R का मान मालूम होगा ना, तो इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल बात हमको ध्यान में रखनी होगी। ये तो धन आवेश था, ये तो प्लस चार्ज था, तो प्लस चार्ज के कारण जो उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव ये था। अगर सपोज कीजिए ये माइनस चार्ज होता, -Q कूलम का आवेश होता, तो अब ये फार्मूला चेंज हो जाता, V = -1/4, या हम इसकी सीधे वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁹, और Q/R हो जाएगा। इसको याद रखे रहिएगा, यानी धन आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा तो वो धनात्मक होगा, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होगा तो वो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर कभी कभार एक टेक्निकल चीज आपसे पूछ दी जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। हम लोग बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, तो यहाँ पर हमने देखा था 9 × 10⁹ Q/R² हुआ करता था। बिंदु आवेश के कारण जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग किए थे, E = 9 × 10⁹ Q/R²। और बिंदु आवेश के कारण अभी हमने विभव उत्पन्न किया है, तो विभव के लिए आपने देखा है कि V = 9 × 10⁹ Q/R है। तो अब देखें, यहाँ पर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। 9 × 10⁹ Q, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। जब कांस्टेंट को हम हटा देंगे तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह जुड़ जाएगा। यहाँ E is directly proportional to 1/R² हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अगर कांस्टेंट हम हटा दें, तो यहाँ पर जब कांस्टेंट हटेगा तो V is directly proportional to 1/R हो जाएगा। तो अब एक बात यहाँ ध्यान में रखे रहिए कि यहां से हम देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखे रहिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि वैद्युत विभव आवेश से उस बिंदु P के बीच की दूरी जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो आपने डेरिवेशन देखा, ये डेरिवेशन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग समझ गए हैं? वीडियो देखने वाले लोग भी समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेरिवेशन तो आपको वीडियो आप देख लेंगे, वीडियो से डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो महामना इंस्टीट्यूट में आने पर ही नोट मिलेगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग
महामना इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। जितने भी एकेडमिक क्लास हैं 9, 10, 11, 12 साइंस आर्ट कॉमर्स यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और ये साइंस आर्ट कॉमर्स सभी के बैच शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के टॉप टीचर्स लोग हैं। इसलिए आप अतिशीघ्र महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.